स्वागत है आपका। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में बजरंग दल और बजरंग बली का मुद्दा खूब छाया रहा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन लगाने का वादा किया तो बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया। अब कर्नाटक में सरकार बनने के बाद अपने ही वादे पर फंस गई है कांग्रेस पार्टी। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने अब कांग्रेस से अपना वादा निभाने की मांग कर दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बातचीत में अरशद मदनी ने कहा कि अगर कांग्रेस ने वादा नहीं निभाया तो लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। मदनी ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी अपनी नीति बदले तो मुसलमान उसके साथ भी जा सकता है। इस समय एक बात पर जबरदस्त चर्चा है और वो चर्चा है बजरंग दल को लेकर के। और ये चर्चा इस समय और ज्यादा इसलिए बुलंद हो गई है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक मुद्दा उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो बैन की बात कांग्रेस अब कर रही है, ये बैन की बात आज़ादी के बाद क्यों नहीं की, इतना लंबा वक्त क्यों ज़ाया किया। कई सारे मसले उठ रहे हैं इसको लेकर के और हमारे साथ में खुद मदनी साहब मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे और तफसील से समझेंगे कि आखिरकार इसके पीछे। मदनी साहब, सीधा आपसे सवाल मेरा ये है कि आपने कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव में घोषणा पत्र में ये कहा और इधर कहा, उधर उनके नेताओं ने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे नेताओं ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई बैन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आपने मुद्दा उठा दिया अभी। तो इस वक्त पे आपने ये मुद्दा उठाया है, तो ये वक्त पूछा जा रहा है कि अरशद मदनी साहब ने इस वक्त पर इस मुद्दे को क्यों उठाया है? नहीं, हमने नहीं उठाया है। कांग्रेस ने जब अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस चीज़ को रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो जिस इशू के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है वो भी एक इशू ये भी है कि हम बजरंग दल से हमें कोई मतलब नहीं। हम कहते हैं कि फ़िरक़ा परस्ती जो मुल्क के लिए बर्बादी का सबब है और अक्सरियत और अक़लियत को तक़सीम करने वाली है, इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। जब ही मुल्क फल फूल सकता है और मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहता है। तो आपने जिस हमें इससे नहीं गरज है कि वो बजरंग दल है। उन्होंने कहा है बजरंग दल को। बजरंग दल कितने दिन की जमात है? हम कहते हैं जिस वक्त से मुल्क आज़ाद हुआ है उस वक्त से फ़िरक़ा परस्ती पल रही है, बढ़ रही है, चढ़ रही है। जिम्मेदार कौन है आज़ादी के बाद से फ़िरक़ा परस्ती का? मैं नहीं कहता हूँ कौन जिम्मेदार है। फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं मुल्क के अंदर जिन्होंने गांधी जी का कत्ल किया है। उस कत्ल के बाद कांग्रेस को चौकन्ना हो जाना चाहिए था और उसी वक्त फ़िरक़ा परस्ती की लानत से मुल्क को आज़ाद करना चाहिए था। जो फ़िरक़ा परस्त हैं उनके लगाम डालनी चाहिए थी, नाक में नकेल डालनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं नहीं जानता हूँ क्यों नहीं किया। मतलब इरादतन नहीं किया या गैर इरादतन ये हुआ है? गैर इरादतन नहीं, यकीनन इरादतन हुआ। देखिए, कांग्रेस के अंदर चूंकि इक़्तिदार कांग्रेस के पास था, मुल्क को आज़ाद कांग्रेस ने कराया था, वो लोग मौजूद थे जो इक़्तिदार के भूखे थे। उन्होंने कांग्रेस के अंदर आकर के खद्दर की टोपी और खद्दर के कुर्ते पहने, कहा कि हम कांग्रेसी हैं। वो कांग्रेसी नहीं थे, उनके दिल सियाह थे फ़िरक़ा परस्ती के अंदर। अब कांग्रेस के जो हाथ पैर और उंगलियां हैं और इतने सूबों के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई जनरल सेक्रेटरी है वहाँ का बना हुआ, वज़ारतों के अंदर बैठे हुए हैं, कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं, उनके दिल सियाह थे। उन्होंने कांग्रेस की टोपी पहन करके और काम कांग्रेस के मुखालिफ किया है। मेरी इस बात को लोग कबूल नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ। ऐसा उदाहरण आपके पास कोई है कि कांग्रेस के भीतर फ़िरक़ा परस्त बैठे हुए थे? जब कांग्रेस का इक़्तिदार ख़त्म होने लगा तो वो कौन आदमी है जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नज़रियात का था? जिन लोगों को दूध पिलाकर कांग्रेस ने जवान किया था, उंगली पकड़ करके जिन्हें मैदान में चलना सिखाया था, सब के सब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए। सारी दुनिया ने देखा है। ऐसा लगता था कि नज़रियात के एतबार से कांग्रेस गांधी फैमिली के सिवा कोई नहीं है। वो आए मैदान में, उन्होंने कहा, उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो दिया
और उन्होंने कहा कि हम नफरत की सियासत को कबूल नहीं करते हैं, जो नफरत फैलाने वाले हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं, हम उसके ऊपर नकेल डालेंगे, पाबंदी लगाएंगे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो दिया। मुसलमान और वो लोग जो इस फिरका परस्ती से तंग थे, मजबूर थे, चाहे वो दलित थे, चाहे वो ईसाई थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, सब के सब ने मिलकर कांग्रेस को वोट दिया इसी नारे के ऊपर। ये आजादी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इस वक्त कह रहा हूं अभी कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप एकदम वर्तमान में आ गए हैं। इसी बुनियाद के ऊपर 100 के 100% दिया। और कांग्रेस जो इलेक्शन से पहले बुझी हुई थी, कांग्रेस को चढ़ा करके वहां कर दिया कि तनहा बगैर किसी की मदद के कांग्रेस अपनी पर मौलाना साहब, कांग्रेस तो मोर और लेस आजादी के बाद से गांधी परिवार के नियंत्रण में रही है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि फिरका परस्त वो रही है? परस्त ये है कि जबलपुर का पहला फसाद था सन 57-56 के अंदर, और उस फसाद के बाद 20,000 से जायद फसादात मुल्क के अंदर हुए। ये बताइए कि वो कौन सा फसाद ही है जिसको उम्र कैद की सजा दी गई हो, वो कौन सा है जिसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया हो। उन्होंने कत्ल भी किया, माल व मता को लूटा, करोड़ों करोड़ की दौलत को आग लगा दी, ये सब कुछ हुआ, मगर कोई पकड़ा तो गया। आपके मुरादाबाद में जो हुआ था 1980 दंगा, उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, क्या कौन सा शहर है जिसके अंदर दंगा नहीं हुआ? अहमदाबाद के अंदर नहीं हुआ, बेंगलोर के अंदर नहीं हुआ, बंबई में नहीं हुआ, मुरादाबाद में नहीं हुआ, मेरठ में नहीं हुआ। सबकी जिम्मेदार कांग्रेस कैसे हो गई? कांग्रेस की हुकूमत थी। अच्छा भाई, कांग्रेस की हुकूमत थी। अगर लचकदार पॉलिसी न होती और फसाद करने वालों के गले के अंदर लगाम डाल दी जाती, मुंह में लगाम डाल दी जाती, फंदा चढ़ा दिया जाता, तो मुल्क के अंदर अमन अमान और शांति रहती, कभी फसाद ना होता। आपकी बात सुन करके मुझे हैरानी इसलिए हो रही है मौलाना साहब, आप बहुत ही आपका बड़ा नाम है और आप जो बातें करते हैं बड़ा उसका एक वजन होता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस तो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन इसके अंदर लचक आज मुल्क की इस वक्त में जो बात कांग्रेस ने कही है, जो अभी कर्नाटक में कही है, बिल्कुल मैं कहता हूं, अगरचे लोग लीपापूती कर रहे हैं, मगर मैं कहता हूं कि ये इनकी बहादुरी और हिम्मत की बात है कि हम इसके ऊपर लगा। मैं नहीं कहता हूं क्या बजरंग दल है, मैं कहता हूं फिरका परस्ती पर लगाम लगाने की बात कही है। अगर नहीं लगाएंगे तो किसी दूसरे सूबे के अंदर जाकर के इलेक्शन लड़ेंगे, तो इनके मैनिफेस्टो की कोई कीमत नहीं होगी। अकलियतों ने कर्नाटक में तो जम के वोट दिया कांग्रेस को, अक्सरियत ने भी दिया है, अक्सरियत ने दिया है, अकलियत ने जम करके दिया है, वो कहीं बटी नहीं है। नहीं नहीं, लोग कहते हैं 100% दिया, मैं कहता हूं 95% भी अगर दिया है तो बहुत दिया है। ये इसी बुनियाद पर दिया है कि बजरंग दल पे बैन की जो बात कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी फिरका परस्ती के खिलाफ जाहिर कर दी। अब कांग्रेस को उस पर जमना चाहिए, अगर नहीं जमेगी तो आइंदा इलेक्शनों के अंदर वो काम नहीं कर पाएगी। अभी जो चुनाव आ रहे हैं मौलाना साहब, मध्य प्रदेश का चुनाव अभी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पर बजरंग दल का इशू जो आपने उठाया है, कांग्रेस ने लौट करके इस पे कुछ कहा नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझता हूं, मैं समझता हूं समझदार लोग हैं। हाँ। इन्होंने अपनी जिंदगी को लगा दिया भाई बहन ने। कुछ आपकी बातचीत हुई है भाई बहन से? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये चीज़ जो उन्होंने की है, ये बड़ी बहादुरी का काम किया है, उन्होंने करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो कांग्रेस का मुस्तकबिल फिर तारीख और बुझ जाएगा। तो इसका श्रेय बजरंग दल वाला जो हुआ, इसका श्रेय भाई बहन को आप देते हैं? बिल्कुल, ये उनका ही डायरेक्शन है। और बताइए कि मैदान के अंदर काम किसने किया है? कर्नाटक के अंदर जो काम किया है बुनियादी तरीके पर इन्होंने किया है और बड़ी हिम्मत से किया। नहीं, मैं आपकी इस मुद्दे की बात कर रहा हूं। आपने एक मुद्दा उठाया है बजरंग दल पे बैन का, और आप कह रहे हैं कि ये बड़ा ही हिम्मत का काम किया है। सिर्फ बजरंग दल नहीं, मैं कहता हूं बजरंग दल तो एक पार्टी है, इसका मतलब है कि वो फिरका परस्ती जो नफरत फैलाती है उसकी बंदिश की बात है। वो जो जाहिरी तरीके पर एक बात कही है, ठीक है, इसके ऊपर लग जाएगी बंदी। पर ये विजन किसका लगता है आपको? ये क्या भाई और बहन का विजन है इसके मैं पीछे? कहता हूं कि कांग्रेस की ये गोया के अपनी वो पॉलिसी जो मुल्क की आज़ादी से पहले की थी, आज कांग्रेस उस पॉलिसी के ऊपर आके ठहरी है जो आज़ादी के पहले थी, अब वो कांग्रेस हो गई है। यकीनन इनको अपनी इस हैसियत का ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेस इसी से जिंदा रहेगी, अगर इससे हटेगी तो कांग्रेस मर जाएगी। पर एक बात मुझे और आप समझाइए, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, लेकिन इसके बाद भी
मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात करता हूं। आप चूंकि आप मुझसे सियासी बात ना करें। सियासी बात नहीं मैं करूंगा मैं नहीं आपसे। करता हूं ना किसी का इलेक्शन लड़ता हूं ना लड़ाता पर इससे फर्क पड़ता है ना, जब वो आके कहते हैं कि नहीं कांग्रेस मैं धोखा दे नहीं रही जानता है। वो क्या कहते हैं, उनसे जाकर के पूछिए। मैं जो कह रहा हूँ ये बात कह रहा हूँ जो आपके समझ में आ रही है। मैं नहीं कहता हूँ ये बात कौन आकर के क्या कहता है, वो जाने, उसका काम जाने। मुझे एक बात और आप समझाइए, आपने बजरंग दल की बात कही, एक मुद्दा आपने और उठा दिया कॉमन सिविल कोड का। मैं अभी पढ़ रहा था, आपका एक बयान आया हुआ है और आप कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड अगर लागू होता है तो पूरा ये जो जमहूरियत है ये सब जो है खतरे में पड़ जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि कॉमन सिविल कोड लागू होने वाला है? नहीं नहीं, कहते हैं वो भाई, तकरीरों के अंदर ये बात कही गई है। कर्नाटक के अंदर बिल्कुल टॉप के जो लीडर थे वो कह रहे हैं कि हम आएगी हमारी हम कॉमन सिविल कोड लगाएंगे, ये कह रहे हैं वो, हम उसी के ऊपर कहते हैं। तो आपका क्या स्टैंड है कॉमन सिविल कोड पे? हमारा है कि हम मुसलमान हैं, हमारा एक मज़हब है, उस मज़हब के अहकाम हैं। हमने सेकुलर दस्तूर बनवाया है मुल्क का, जब सेकुलर दस्तूर बनाए उसमें हमें आज़ादी है। कॉमन सिविल कोड की बात करने का मतलब ये है कि हमारी उस आज़ादी को गवर्नमेंट छीनना चाहती है, हम इसके लिए तैयार नहीं। पर वो तो गवर्नमेंट तो कहती है सब बराबर हो जाएंगे, कॉमन सिविल कोड हो जाएगा। तो नहीं, सब बराबर हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि सबका मजहब छीन करके एक अक्सरियत के मजहब को अपना ले। ये मतलब जमहूरियत का नहीं है। जमहूरियत का मतलब है कि गवर्नमेंट का अपना कोई मजहब नहीं है, जनता अपने मजहब के ऊपर हर आदमी जिंदा रह सकता। मैं आपको इसमें एक हल्का एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सरकार ये मानना है, ये सोच है कि जनसंख्या पर लगाम लगाने का समय आ गया है। ये लगातार सरकार के कई जिम्मेदार जो नुमाइंदे ये बात को कह रहे हैं कि अब लगाम लगाइए, नंबर 1 हो गए हैं हम लोग जनसंख्या नियंत्रण में। अब आप जब यहाँ पर कॉमन सिविल कोड को इस रोशनी में देखते हैं तो आपकी क्या राय है, ये होना चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर वो ये कह देते हैं, क्या कानून बनते हैं, जब वो जनसंख्या का कानून सामने आएगा तो फिर हम उसके ऊपर गुफ्तगू करें। अभी तक तो नहीं आया है, लोग कह रहे हैं आएगा तो हम उसके ऊपर गुफ्तगू। नहीं तो क्या आपका ये कानून टकराएगा नहीं आपके? आज का कानून जनसंख्या का नहीं है। जमीयत उलमा के जलसे के अंदर बम्बई में जो बात हुई है, आप उस बात के ऊपर मुझसे बात, मैं आपकी कॉमन सिविल कल को जिस वक्त बस ये मसला आएगा उस वक्त जमीयत उलमा का जो मौक़िफ़ होगा उसके आपने एकदम ठीक कहा, आपकी बात से मैं कायम है। आपसे वजह क्यों मैंने ये सवाल आपसे किया, कॉमन सिविल कोड को उससे भी जोड़ दिया जाता है कि जनसंख्या का भी इन सबके लिए आ जाएगा, कि सबके जो बच्चे लिमिटेड हों। क्या इस चीज़ के लिए आप कॉमन सिविल कोड की रोशनी फिर आप वहीं आ गए। मैं कह रहा हूँ कॉमन सिविल कोड एक मजमूई चीज़ है, एक नाम है कि हमारे मजहबी मामलात के अंदर गवर्नमेंट दाखिल हो करके हमको ये कहती है कि हम अपने मजहबी हुक्म को छोड़ करके गवर्नमेंट जो कानून बना रही है हम उसके ऊपर चले जाएं। यानी अक़लियत अपने मजहबी मामलात को छोड़ करके अक्सरियत के ताबे हो जाए, हम इसके मुखालिफ हैं। दस्तूर जो हमने बनवाया था गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के होते हुए, वो यही बना था कि हमें अपने मजहबी मामलात के अंदर इख्तियार है। आपको मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ जमीयत उलमा की तारीख़ को। जमीयत उलमा जैसे जैसे आज़ादी करीब आती जाती है, जमीयत उलमा लिख करके अपनी तजवीज़ों को भेजती है कांग्रेस के पास कि आप हमें ये गारंटी दीजिए कि मुल्क आज़ाद होगा तो मुल्क का दस्तूर सेकुलर। ये आपने उस समय में कहा था, बार बार कांग्रेस को कहा था आपने। मेरा जो खुतबा है सदारत आपने कहा भी ये बात, आपने कहा भी, लेकिन अब आप पर और कांग्रेस ये कहती चलती है कि हर चीज का मुकम्मल हम आपकी हर चीज को महफूज करेंगे हमारा। तो आप कांग्रेस के संपर्क में उस जमाने में थे, आपने क्यों वो संपर्क तोड़ दिया? कांग्रेस से 2 कदम आगे थे मुल्क की आजादी। अब आपने वो रिश्ता क्यों तोड़ दिया? लेकिन हमारा कोई रिश्ता टूटा हुआ है। रिश्ता आपका कांग्रेस से है? रिश्ता मिला हुआ है। हम हमेशा कांग्रेस के साथ रहते हुए कांग्रेस को बताते रहे कि तुम्हारा तरीका क्या होना चाहिए। अब भी बता रहे हैं आप? आज भी ये मैं आपको बता रहा हूं, तो वही तरीका तो है कि आपने जो मैनिफेस्टो के अंदर ला कर रखा है, आप 100% उसको आखिरी नतीजे पर पहुंचाइए। मैं आपसे अगर इसी पे सवाल कर लूं, इतनी सारी सियासी पार्टियां हैं, आप कांग्रेस के साथ ही क्यों रहे? आपको ऐसा क्या दिखा उसमें? कांग्रेस ने मुल्क को आज़ाद कर लिया। ये पार्टियां तो, इनका तो कोई वजूद भी नहीं था, जानता भी नहीं था इन पार्टियों को कोई। जमीयत उलमा और कांग्रेस का साथ वहाँ था, उस वक्त था। हम कांग्रेस से 2 कदम आगे थे।
अगर एक ही बिहार के अंदर एक ही मैदान के अंदर एक तरफ कांग्रेस का जलसा, दूसरी तरफ जमीयत उलमा का जलसा, कोई तजवीज़ पास करने में कांग्रेस एक एक घंटा रुकी हुई है कि जब तक जमीयत उलमा अपने मौक़िफ़ के ऊपर मुकम्मल नहीं हो जाती, तजवीज़ पास नहीं करती, कांग्रेस तजवीज़ नहीं पास। ये हमारा और उनका साथ था। आज तो कोई आदमी ज़िंदा नहीं है, मनमोहन सिंह जिंदा हैं, वो जानते हैं। मैंने उनसे एक बात कही, उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, कोई जाने न जाने, वो बुढ़ा आदमी है, उन चीज़ को जानता है। आज कौन जानता क्या है? कहा था आपने उनसे? छोड़ दीजिए, वो दूसरा मसला शुरू हो जाएगा। नहीं, मतलब एक समझ के लिए, समझने के लिए मैं एक बात कह रहा था, एक मसले के अंदर कि जो कांग्रेस, जो जमीयत उलमा की बुनियादी शख्सियत है, बनाने वाले हैं हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये काम किया। कहना मैं जानता हूँ इसको कि उनका किया हुआ काम है, हालांकि वो 100 साल से पहले की बात है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ता लिखता था, उस हालात को देखे हुए था मुल्क की आज़ादी से पहले। इसलिए जो उन्होंने कहा, मैं ये कहा, उसको कबूल कर लिया। मनमोहन सिंह साहब आपकी सुनते थे? बिल्कुल। और सोनिया गांधी, उन्होंने सुना कभी आपको? क्यों नहीं सुना। मैं जब उनसे कहता था कि मुझे आना है, काम बात करनी है, तो मेरा तो कोई मौका नहीं, ना मैं पार्लियामेंट का टिकट चाहता हूँ, ना असेंबली। आप कभी लड़े भी नहीं कोई चुनाव? आप? मैं लड़ने का आदमी नहीं हूँ, न लड़ता हूँ, न इलेक्शन लड़ता हूँ, न किसी दूसरे से लड़ता हूँ। जो मुझे बुरा कहता है मैं अपने घर। तो आप क्यों मिलने गए फिर सोनिया गांधी से? मुसलमानों के काम के लिए गया मैं, बार बार गया हूँ। काम हुए, लेकिन हाँ काम हुए जब आप मिलने गए? अक्सर काम हुए, कोई काम नहीं हुआ, ये उनकी मजबूरी होती है। तना मुसलमान ही तो मुल्क के अंदर नहीं है, दूसरे भी लोग हैं। तो आप मोदी साहब से मिलने कभी क्यों नहीं गए? मैं नहीं आऊँ, मुझे ये आपने अब देखिए 5 मिनट की बात को आपने 50 मिनट की। आप बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं, मुझे रस आ रहा है आपकी बातों में। आपने मुझसे कल के जलसे के सिलसिले में बात करनी थी, आप उसमें अपने मैदान को बदल। नहीं, मैं जलसे पे लौट रहा हूँ। मैं इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आपने मुसलमानों के हक हुकूक की बात की। हाँ। आपका नाम है ना, हर लोग जानना चाहते हैं कि आप। नाम तो आपका भी है, उनका भी है, उनका भी है नाम। हर लोग जानना ही चाहते हैं कि आप देश के जो सबसे बड़े लीडर हैं उनसे कभी क्यों नहीं गुफ्तगू करते हैं कि ये मसले हैं हमारे, इन मसलों पे आप कुछ अपनी बात रखिए। आप अगर जाएंगे तो सबका इस्तकबाल करें आपका। मुझसे बहुत से मीडिया के लोगों ने ये बात कही जी, मगर मैं ये जानता हूँ कि किसी की बात को वो अपने इस नफ़रत के नज़रिए के मुकाबले में सुनने वाले नहीं हैं। तो मुझे कौन सी आफत पड़ी है? मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, चप्पल पहन करके सड़क पर चलने वाला आदमी हूँ। मुझे क्या, अगर वो मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े आदमी हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, अगर वो मुझे बुलाएंगे 10 दफ़े बुलाएंगे, मैं 10 दफ़े जाऊँगा। आप चले जाएंगे? आपको कोई आना नहीं आपकी? मेरी कोई आना नहीं है। वो मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे सर के ऊपर, वो अगर मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा। रही ये बात कि उनके नज़रियात से मेरे नज़रियात टकराते हैं, वो अपनी जगह के ऊपर है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क सेकुलर है तो नज़रियात को इख्तियार करने में हर एक को आज़ादी है। सेकुलर मुल्क मानते हैं ना आप इसको? मैं तो कहता हूँ क्योंकि आपने जो बातें कही, आपने फिरका परस्ती की हावी हो गई है। हिंदुस्तान का दस्तूर सेकुलर दस्तूर है, जमीयत उलमा ने बनवाया है इस सेकुलर दस्तूर को। ये आपने मुझे बताया कि आप, मैं सारी दुनिया को बता रहे हैं आप। और बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान बना, जब पाकिस्तान बना तो इसी नाम पर बना कि हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे। जमीयत उलमा उसकी मुखालिफ थी। हम 1400 साल से रह रहे हैं, आज कौन सी आफत आई है कि हम नहीं रहेंगे? गांव दर गांव हम हिंदू के साथ रहते हैं, आज क्यों नहीं रहेंगे? उनको गालियां दी गई, उनकी टोपी उछाली गई, उनके पगड़ियों को उछाला गया, ये सब कुछ हुआ, मगर वो अपनी जगह से नहीं हटे। बस इतनी ही बात थी कि मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर होना चाहिए। गांधी जी ने माना, नेहरू जी ने माना, मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर हुआ। हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस से हमें यह दस्तूर दिया। आज उस दस्तूर के खिलाफ मुझे हैरत होती है कि जिस दस्तूर के अंदर प्यार और मोहब्बत थी, मुल्क की क़यादत की चोटी पर बैठे हुए लोग नफरत फैला रहे हैं। मुझे इससे तकलीफ है। तो ये क़यादत इस समय वाली क़यादत है, उनकी बात कर रहे हैं आप, जो अभी इस समय है सत्ता में, उनकी आप बात कर रहे हैं। तो अब आपकी उम्मीदें क्या हैं? आपने कांग्रेस से अब आपकी उम्मीदें, आपने एक इतिहास में माझी बताया मुझे आपने। मैं ये बात कहता हूँ कि बीजेपी को अपनी सियासत के रुख को बदलना चाहिए। बीजेपी को, वो तो पसमानदाओं के नजदीक जा रही है। नहीं, पसमानदा क्या चीज़ है? अरे भाई, जुल्म होता है मुसलमान पर होता है,
फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर कहीं झगड़ा होता है, ये देख कर कत्ल नहीं किया जाता कि ये ऊंचा है या नीचा है, मुसलमान है इसलिए इसको कत्ल कर दो। ये बुनियाद ख़राब बुनियाद है। या तो बीजेपी को बदलना पड़ेगा। बीजेपी आए इलेक्शन के अंदर कहे कि हम तनहा हिंदू के वोट को नहीं, हम हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट को लेना चाहते हैं। वो पॉलिसी इख्तियार करे प्यार और मोहब्बत की कि हम मोहताज हैं मुसलमान के वोट के भी, हिंदू के वोट के भी, क्रिश्चियन के वोट के भी, दलित के तो वोट क्या के मुसलमान बीजेपी की ओर जा सकते हैं, ऐसा मुमकिन है? अगर बीजेपी की पॉलिसी नफरत की पॉलिसी नहीं रही तो मुसलमान को क्या है जाने के अंदर? क्यों नहीं जाएगा मुसलमान? अगर नहीं करेंगे तो हम नहीं समझते हैं कि कोई भी बागैरत मुसलमान बीजेपी की तरफ जाएगा। लेकिन आपने एक बड़ा इशारा किया कि अगर वो चीजें बदलें तो मुसलमान जा सकते हैं। बदलें तो जा अगर सकते हैं। बदलेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। बदलें, बदल के दिखलाएं। यानी ये कहें कि हमारी जो सियासत थी आज तक, जिस पर हम इलेक्शन लड़ रहे थे कर्नाटक में, वो गलत सियासत थी। गलत सही सियासत ये है कि हम मुल्क के अंदर इख्तिदार को चाहते हैं और तमाम लोगों की सबका साथ, सबका विकास। ये तो कहते ही सबका साथ सबका विकास कहते हमारा हैं, है। लेकिन अमल तो ये नहीं है। कर्नाटक की सियासत ने यह बताया कि अमल ये नहीं है, तो फिर क्या है सबका साथ सबका विकास है? करें इसको तो यकीनन हिंदू भी जा सकता है, दलित भी जा सकता है, मुसलमान भी जा सकता है। मुस्लिम रिजर्वेशन भी एक बड़ा मसला फिर है। आप दूसरी कांग्रेस बात- ने कर्नाटक की बात की आपने, आप फिर उसी तरफ चल। कर्नाटक का आपने जिक्र किया इसलिए मुझे याद आया। मेरी बात आपसे खत्म हो गई थी, 5 मिनट की बात थी, 15 मिनट से ज्यादा हो गए, खत्म हो गई बात। अब आपको फिर किसी मौके के ऊपर हम आएंगे। अच्छा, एक आखिर में अपना एक संदेश दे दीजिए, क्योंकि इंतखाबात की ओर देश जा रहा है, जमीयत का बड़ा नाम है, लोग बड़ा जमीयत को ध्यान से सुनते हैं। जमीयत का क्या संदेश है 2024 ये के है लिए? कि मुल्क 1400 साल से जिंदा है, चल रहा है प्यार और मोहब्बत की बुनियाद के ऊपर। अरशद मदनी साहब हमारे साथ में, और कई बातों पर उन्होंने अपनी राय रखी। सबसे अहम बात उन्होंने जो कही है, उन्होंने फ़िरका परस्ती को लेकर के अपनी बात क्लियर की है, और एक अहम बात उन्होंने ये भी कही है कि बीजेपी अगर अपना नज़रिया बदले, बड़ी बात उन्होंने कही है, तो उसके लिए भी दरवाजे खोल, लेकिन नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है, यानी कि भविष्य की बातें भी कर रहे हैं। मदनी साहब हमारे साथ में, शुक्रिया।